भाई चलिए। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कैपिटल गेन, जो हम तीसरी बार शुरू कर रहे हैं। बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है। कल शुरू करने की कोशिश करी तो लाइट गोल हो गई, है ना। तो है ना, अपन जैसे पहले बचपन में करते थे ना, लिखने के पहले अपन ओम लिख देते हैं। ठीक है, अब नहीं होगा कुछ। ठीक है, अब सही होगा सब। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्या बेटा, कैपिटल गेन्स। पहले एक बार पढ़ा चुका हूँ, फटाफट उसको रिवीजन करा रहा हूँ जितना पढ़ा चुका हूँ। जिसको ना समझ में आए वो जाके पुरानी रिकॉर्डिंग देख लेगा। ठीक है क्या, सबसे पहले हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। हर हेड का क्या होता है, एक चार्जिंग सेक्शन। कैपिटल गेन का भी क्या है, चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलता है, ट्रांसफर होना चाहिए। क्या होता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, क्या क्या क्या, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से होने वाला जो भी गेन है वो क्या, गेन या लॉस है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल गेन और लॉस। तो उसके पहले सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कैपिटल एसेट क्या होता है। ये हम पढ़ चुके थे, याद है क्या। कैपिटल एसेट क्या होता है, बताओ बेटा क्या होता है कैपिटल एसेट। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। क्या क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by the assessee whether or not connected with business or profession। यानी पर्सनल कैपिटल एसेट को बेचा तो भी कैपिटल गेन आएगा, बिजनेस के कैपिटल एसेट को बेचा तो भी कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल एसेट को बेचने से कैपिटल गेन आता है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। अगर बिजनेस अपनी जमीन बेचता है उसको भी कैपिटल गेन है, और अगर मैं पर्सनल अपना घर या कोई जमीन बेचता हूं तो उसमें भी कैपिटल गेन है। यानी किसी भी एसेट को बेचने से कैपिटल गेन आता है, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट। एक अपन ने WDV वाला भी किया था, ब्लॉक कॉन्सेप्ट। अभी आपको रिवाइज कराऊंगा मैं, कि जब याद है ब्लॉक खत्म हो जाता था, याद है डेप्रीसिएशन लगने के लिए ब्लॉक भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, मतलब एसेट भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। कोई भी एक चीज नहीं बचती थी, उसको बेचने से जो वैल्यू आती थी उसको हम कहां डालते थे, कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस में। याद है क्या अपन ने किया था, उसको याद रखना। ठीक है, तो एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो भी क्या आ जाता है, कैपिटल एसेट। कौन कौन कैपिटल एसेट में नहीं आता है, कौन कौन कैपिटल एसेट में नहीं आता है, ये वो महानुभाव हैं जिनको निकाल बाहर कर दिया गया है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से, धक्के देके भगा दिया गया है कि आप हमारी बिरादरी के नहीं है। कौन नहीं है इनकी बिरादरी के, सबसे पहले स्टॉक एंड ट्रेड। कोई भी बिजनेस में अगर स्टॉक रखा हुआ है तो वो क्या है बेटा, कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि उसको बेचने से तो पीजीबीपी का प्रॉफिट आएगा ना, उसको बेचने से तो क्या आएगा, पीजीबीपी का प्रॉफिट। अगर स्टॉक को बेचने से कैपिटल गेन लगाने लग जाए तो पीजीबीपी में क्या जाएगा, और दोनों में लगेंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं होता। याद रखना, सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या, मूवेबल पर्सनल एसेट। क्या क्या क्या, मूवेबल पर्सनल एसेट। कोई भी एसेट जो मूवेबल हो और उसमें पर्सनल इफेक्ट हो तो वो कैपिटल एसेट में नहीं आता है। जैसे मैंने अपनी टीवी बेची, मैंने अपना फ्रिज बेचा, मैंने अपना लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल बेचा, ये सब क्या है बेटा, मूवेबल है और पर्सनल एसेट है। क्या है, पर्सनल। अगर बिजनेस का कंप्यूटर बेचा तो उसमें WDV लग के कैपिटल गेन एसेट लॉस आएगा, अपना पर्सनल लैपटॉप बेचा तो उसमें कैपिटल गेन नहीं आएगा। हाँ या ना बोलो, तो पर्सनल इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन 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 क्या क्या पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगा, अगर मैंने अपनी पर्सनल ज्वेलरी बेची, ड्राइंग बेची, ड्राइंग तो मेरी बिकती भी है, ठीक है, फिर क्या बेची, पेंटिंग बेची, क्या बेचा, स्कल्पचर बेचा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन या एनी, क्या बोलते हैं, यही बेचा, ठीक है क्या, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन या एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। क्या बात समझ में आ रही, क्या बेचा बेटा, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन या एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तुम लोग समझ गए ना, बस क्या मतलब है फालतू जबरदस्ती बात को खींचने का। ठीक है, उसके बाद क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्या बेची, जमीन बेची, कौन सी, खेती वाली जमीन। याद है क्या, हमने फिर खेती वाली जमीन की डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड, विच इज, चिल 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 चिल। अरे तुम लोग एकदम हावी हो जाते हो बिल्कुल। ठीक है, देखो डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो अर्बन एरिया की पढ़ी थी, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। रूरल एग्रीकल्चर, अरे रूरल की डेफिनेशन यही थी, व्हाट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड, विच इज
नॉट एन अर्बन एरिया। तो जो रूरल एरिया में रिकॉर्डेड है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, और रूरल एरिया कौन सा है, जो अर्बन एरिया नहीं है। तो अर्बन एरिया क्या है, कोई भी एरिया जहां पे क्या है, पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। अगर 10,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन है तो 2 किलोमीटर तक अर्बन एरिया है। 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन है तो 6 किलोमीटर तक अर्बन एरिया है। अगर 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर तक अर्बन एरिया है। मतलब म्युनिसिपैलिटी के अगर 10 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर तक अर्बन एरिया है, और उसके बाद क्या है, रूरल एरिया है। उसके बाद क्या है, रूरल एरिया। और वहां पे जो भी लैंड है वो क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। हाँ ना बेटा, सर्कल में देखेंगे ना बेटा, जैसे ये है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर, चारों तरफ 8 किलोमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? 8 किलोमीटर तक क्या है बेटा, 8 किलोमीटर तक क्या माना जाएगा, अर्बन एरिया। और उसके बाद का क्या हो जाएगा, रूरल एरिया। रूरल नहीं होता, रूरल होता है, ठीक है। कौन सा एरिया, रूरल एरिया। अरे हाँ या ना बोलो। तो रूरल एरिया क्या है, विच इज नॉट एन अर्बन एरिया। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए इसको थोड़ा तेजी में पढ़ा रहा हूं। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है, उसको भी क्या माना गया है, कैपिटल एसेट में नहीं माना गया है। मतलब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, गोल्ड मॉर्गेज स्कीम के तहत अगर आप कुछ भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचते हो तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। वाह 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 वाह। ये चीजें हैं जो कैपिटल गेन में, टीवी, कार, मोबाइल नॉट अ कैपिटल एसेट, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग कैपिटल एसेट, गोल्ड यूटेंसिल्स, सिल्वर बार्स, सिल्वर कॉइन, यानी ज्वेलरी को बोला है तो गोल्ड यूटेंसिल्स को, गोल्ड कॉइन्स को, गोल्ड ज्वेलरी बाल्स को, सिल्वर कॉइन्स को भी क्या बोला गया है, पर्सनल इफेक्ट नहीं माना गया है और कैपिटल एसेट माना गया है। लेकिन सिल्वर यूटेंसिल्स को पर्सनल इफेक्ट माना गया है, उसमें कैपिटल गेन नहीं आएगा। मतलब अगर आपके घर में सोने के बर्तन है, अगर आपके घर में क्या है बेटा, सोने के बर्तन है, तो क्या है, तो कैपिटल गेन आएगा। अगर उसको बेचोगे तो रखे रखे कैपिटल गेन नहीं आता रहेगा कि ओह बर्तन थाली रखी कैपिटल गेन हो गया। जब तक बेचोगे नहीं तब तक नहीं आएगा, ठीक है क्या। फिर हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ी थी, काय की डेफिनेशन पढ़ी थी, ट्रांसफर की। क्या होता है, सेल, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। कैपिटल एसेट था, यानी मान के चलो बेटा गहना था, गहना, ज्वेलरी जो रखी थी काय में रखी थी, घर पे रखी थी, है ना, उसको ले गए दुकान में बेचने लग गए, खुद ही की दुकान थी, बोलो हाँ या नहीं, खुद ही की दुकान में बेचने लग गए तो क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी इसको आगे पढ़ेंगे। अलाउइंग द पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक बार रीड कर लो पूरे खुद से, मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले एक बार, जिसको डाउट हो वो रिकॉर्डिंग देखे। कर्पूर गौरम करुणा। किसी दिन घर जाऊंगा तो हमारी मम्मी मारेगी मेरे को, बोले क्या करते रहते हो ये सब। चलो हो गया। चलो अब क्या है, याद करो, दो प्रकार के कैपिटल एसेट होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। याद है क्या? ये देखो, ये मैंने ऐसे पढ़ाया था कि ये अमेंडमेंट है इसमें ना, 23/7/24 के पहले और 23/7/24 के बाद, है ना। ये बजट वाला साल में बहुत लफड़ा हुआ है इस साल, तो इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ रहा है। अगले साल से सब बराबर हो जाएगा। 23/7/24 के पहले और 23/7/24 के बाद। 23/7/24 के पहले जो था वही चलता था। क्या था भैया? अगर आपने सिक्योरिटी बेची है लिस्टेड, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड यानी लिस्टेड शेयर्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या जीरो कूपन बॉन्ड, कुछ भी बेचा है तो 1 साल के लिए, 1 साल के लिए रखा है तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म। 1 साल से ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म, ठीक है। वैसे ही क्या है तुम्हारा, अनलिस्टेड शेयर्स है, क्या है,
अनलिस्टेड शेयर है तो वो क्या है बेटा 2 साल, और एनी अदर असेट इमूवेबल प्रॉपर्टी भी क्या है 2 साल, और एनी अदर एसेट क्या है 3 साल। अच्छा देख लो 23/7/24 के बाद से 3 साल का लफड़ा खत्म हो गया, 23/7/24 के बाद से 3 साल का लफड़ा खत्म हो गया, यानी 23/7/24 के बाद क्या हुआ, अगर लिस्टेड शेयर्स है, क्या है लिस्टेड शेयर्स है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, तो ये क्या है 1 साल, वरना बाकी सारी चीजें कितनी है 2 साल। देखो तुमको याद करने का तरीका बता रहा हूं, सबसे पहले देखो शेयर्स क्या है, शेयर्स लिस्टेड है, लिस्टेड शेयर्स होल्ड करना मतलब जिसकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में शेयर बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं, आज खरीदे कल बेच दिए, 1 महीने बेच दिए, 2 महीने बेच दिए। अगर उसको 1 साल भी रख लिया ना तो भी उसको क्या बोल दे रहे हैं लॉन्ग टर्म, क्या बोल दे रहे हैं लॉन्ग टर्म। देखो क्या दिया है, सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए जिसमें कुल मिला के इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सुन रहे हो, लिस्टेड इक्विटी शेयर से रिलेटेड जो भी चीजें वो क्या है 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म। क्या बात समझ में आ रही है। उसके बाद अनलिस्टेड और प्रॉपर्टी, अनलिस्टेड और प्रॉपर्टी को 2 साल दिए गए थे, अनलिस्टेड और प्रॉपर्टी क्या दिए गए थे 2 साल, और बाकी सारी चीजों को, बाकी सारी चीजों से गोल्ड ज्वेलरी वगैरह ये सब आ गया, उसको कितने दिए गए थे 3 साल। लेकिन अब 23/7/24 के बाद से 3 साल का फंडा खत्म हो गया, 3 साल का फंडा खत्म हो गया। सिर्फ दो ही कैटेगरी है, एक है लिस्टेड वाले यूनिट्स इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या तो फिर शेयर्स वगैरह लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या है 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म, और बाकी सारी चीजें 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म। क्या बात समझ में आ रही है। अगर 2 साल के अंदर रखा तो शॉर्ट टर्म, और 2 साल के बाद क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म। क्या बात समझ में आ रही है। कुल मिला के आपको ये डेट का ध्यान रखना पड़ेगा इस साल के लिए। हाँ या ना बोलो। अरे नंद में आनंद भयो जय कन्हैया। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे निकलता है कैपिटल गेन, मैंने आपको सिखाया था, कुछ याद है क्या, नोट्स वगैरह रखे हो अपने पास, पेन नहीं चल रहा, क्या करते थे FVOC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, याद आ रहा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता था, क्या आता था शॉर्ट टर्म। और यही अगर लॉन्ग टर्म निकालना हो, क्या निकालना हो लॉन्ग टर्म, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, याद आ रहा है दोनों चीजें माइनस होती थी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अरे बोलो भाई छे आया लेमी। अरे बेटा क्या, कौन, क्या हो गया वेदांत भाई, साले इतनी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं तब भी तेरे को नींद आ रही है, लिटिल लिटिल हो गई थी क्या कुछ। कौन सा कॉलेज है तुम्हारा, सेंट अलोयसियस में, तो क्यों जाते हो, मत जाया करो, और जाओ सेंट अलोयसियस कॉलेज, किसने बोला था एडमिशन लेने। देखो किसी के बारे में बुरा बोलो तो स्क्रीन चली जाती है। हाँ ठीक है, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेते थे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कितने में बिका। अरे हाँ बोल बेटा, ठीक है क्या, माइनस करते थे एक्सपेंसेस, काहे लिख रहा हूं, लिखा तो हुआ है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, कोई भी खर्चा हुआ ब्रोकरेज वगैरह पे करी तो वो माइनस करने मिलेगी, आपकी आएगी नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें माइनस होगा क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और क्या माइनस होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा कैपिटल गेन, क्या आ जाएगा कैपिटल गेन। और यही अगर लॉन्ग टर्म है, यही अगर लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या हो जाता था इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या हो जाता था इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और क्या माइनस हो जाता था इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों चीजें माइनस हो जाती थी। हाँ या ना बोलो। मैंने इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था, याद है क्या, provided that cost of acquisition and cost of improvement shall not include the deductions claimed in respect of interest under section 24B और chapter 6A। मतलब ऑलरेडी अगर किसी चीज का डिडक्शन ले चुके हो, जैसे कि सुनो प्रॉपर्टी बेची
उसके लिए लोन लिया था, प्रॉपर्टी बेची उसके लिए क्या किया था, लोन लिया था, और लोन के लिए इंटरेस्ट भरते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इसका हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 24 भी। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड मत करना, पता पड़ा वहां भी डिडक्शन ले रहे हो और यहां भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर दे रहे हो। या कोई भी चीज का अगर नीचे 80C अपन ने पढ़ा है ना, 80C आगे चल के जो मैं पढ़ाने वाला हूं, 80C चैप्टर 6 का किसी चीज में डिडक्शन ले चुका है तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं करना। अरे कुल मिला के 2 बार ऐड मत करना, ज्यादा टोपी मत पहनाना। क्या बात समझ में आ रही है? अगर डिडक्शन ले रहे हो 24B में, ओए ओए ओए, अगर 24B में या 80C 6A चैप्टर 6A में, चैप्टर 6A सेक्शन 80 चैप्टर 6A, 80C नहीं होता, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उसमें किसी में भी अगर डिडक्शन ले रहे हो तो यहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं करना। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। लॉन्ग टर्म के केस में क्या हो जाता है, इंडेक्सेशन हो जाता है। क्या हो जाता है इंडेक्सेशन में? देखो प्रीवियस ईयर 24-25 क्या है आपका इंडेक्सेशन का CII 363। आपको ये वाला याद रखना है, कितना याद रखना है? 363। क्या याद रखना है? 363। 24-25, 25-26 तो अभी हुआ नहीं, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। हाँ या ना बोलो। अब एक प्रॉपर्टी ये मैंने कराया था, याद है क्या? कैसे निकालते थे बताओ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेस इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। अरे CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। लॉजिक अभी आपको एक बार दे रहा हूं, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, सुन रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदी 18 लाख की 2008-9 में। कब खरीदी? 2008-9 में। और उसको बेच दी 2024-25 में 60 लाख की। पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 3 साल से ज्यादा है, 2 साल से ज्यादा है, 3 और 2 दोनों साल से ज्यादा है, बोलो हाँ है नहीं? अब बताओ कैपिटल गेन कैसे? पहले इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये है, इसका इंडेक्सेशन करोगे, जो ये 8-9 में कितने के बराबर थी? 18 लाख की। हाँ या नहीं? तो 24-25 में किसके बराबर होगी? तो डिवाइडेड बाय CII ऑफ 8-9, डिवाइडेड बाय CII ऑफ 8-9। 8-9 का CII देखो कितना है? 137। कितना है? 137। तो डिवाइडेड बाय 137 इंटू 2024-25 का कितना है? 363। 348 23-24 का था, 24-25 का 363। एक प्रीवियस ईयर कम दिया हुआ है ना, तुम्हारी बुक अमेंडेड नहीं है तो आप लोग 363 सॉल्व करो, कितना होगा? 18 लाख डिवाइड बाय 137 इंटू 363, 4769,343 यानी 47 लाख। देखो 18 लाख की कॉस्ट बढ़ गई, कितनी हो गई? 47 लाख। अब सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे, 60 लाख से 18 लाख माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? 47,69,343। इसको बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, अरे बेटा बोलो। वैसे ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी क्या होता है? इंडेक्सेशन होता है। COA ये हो गया, और ये हो गया ये। बोलो है नहीं? मजे की बात क्या है, अगर 1-2 के पहले कोई एसेट खरीदा था, क्योंकि आपके पास कहां का है? 1-2 का। अगर 1-2 के पहले कोई एसेट खरीदा था तो FM कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और FMV एट द रेट ऑफ 1-2। सुन रहे हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब खरीदे तब की, या FMV ऑफ 2001-2, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, वो लेते थे। अगर 1-2 का पहला है और FMV विच एवर हायर कंपेयर कर चुके हैं तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं मिलता था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं मिलता था। अरे ये पढ़ा चुका हूं बच्चों, याद आ रहा है? नहीं, विच एवर इज, सॉरी, हायर है ना बे, वही तो बोलूं, ज्यादा कॉस्ट मिलेगी ना आपको, विच एवर इज हायर। फिर हमने पढ़ा था अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो HDB से कंपेयर करते थे, उसमें था लोअर। देखो यहां पे क्या था, अगर FMV ऑजन 1/4/2001
वो जो है एचडीवी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एफएमवी एज ऑन 2001 और एचडीवी एज ऑन 2001, इन दोनों को देखते थे, याद है क्या? ठीक है, उसमें क्या बोला था, इसमें गड़बड़ी है, इसमें लोअर है। should not be more than HDV, should not be more than HDV as on 1/4/2001, यानी FMV और HDV, FMV और HDV whichever is lower, इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से whichever is higher। अरे याद आ रहा है, इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से whichever is higher। क्या whichever is later? CI ऑफ द फर्स्ट ईयर इन विच एससी वाज हेल्ड बाय द एसएससी और फॉर द एक, कुल मिला के जिस साल खरीदा वो लेना है। अगर 1-2 के पहले खरीदा तो कौन सा लेना है, 1-2 का लेना है। क्या बात समझ में आ रही? उसको मत कंफ्यूज हो। अब सुनो, 1994 की कोई एसेट थी तो आपने CII FME विच एवर इज लेटर करके अमाउंट ले लिया, तो अब CII कौन सा लोगे, 2001-2 का। तभी तो हम वो कर रहे हैं जब कैलकुलेट कर। 1994 की मशीन थी, 1994 की कोई प्रॉपर्टी थी, बेची, तो अब उसका क्या लिया, FMV और HDV विच एवर इज लोअर, और उसको कंपेयर किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से विच एवर इज हायर। वैल्यू आ गई, बोलो हाँ। ये कब की वैल्यू आई, 1-2 की। कब की वैल्यू आई, 1-2 की। अब बेची तो 24-25 में है ना, तो बेचने के लिए CII कौन सा लोगे, 2001-2 का। 1-2 का और 24-25 का। समझ आ रही है मेरी बात? पक्का आ रही है कि एक क्वेश्चन लेके बताऊं? लेके बताते हैं, चलो आओ देखो। प्रॉपर्टी खरीदी 1994 में, जैसे ही मैं पैदा हुआ, मेरी पैदा होते साथ प्रॉपर्टी खरीद ली गई, और प्रॉपर्टी खरीदी 9 लाख की। ठीक है, 2001-2 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 12 लाख, और उसकी HDV थी 15 लाख, और उसको सेल किया है 2024-25 में 70 लाख में। अब आप बताओ कैपिटल गेन कितना आएगा, बता सकते हो क्या? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे बताओ, FMV और HDV विच एवर इज लोअर। कितना आया, 12 लाख। वो या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी 12 लाख और 9 लाख, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो कितना आ गया, 12 लाख। समझ में आया क्या? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ गया, 12 लाख। अब इसका इंडेक्सेशन करना है, तो 12 लाख CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेस, CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेस। हमारे पास तो है ही नहीं, सिर्फ 1-2 की है, 94 की तो है नहीं ना, तो 1-2 की है, तभी तो हमने ये सब पंचायत करी। कितना ले लेंगे, 100। 1-2 की कितनी होती है, 100। लॉजिक समझे? अरे भाई मेरे पास 94 का CII नहीं था, तभी तो मैं 1-2 की FMV में लेके आया, ताकि 1-2 का क्या ले पाऊं, CII, ताकि 1-2 का क्या ले पाऊं, CII। कितना है, 100, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना है बताओ, 363 इंटू कितना है बेटा, 363। सॉल्व करो, 43 लाख, और FVOC कितना है, 70 लाख। तो 70 लाख माइनस, समझे हो कि नहीं समझे हो? अच्छा एक बात और, एक बात और, क्या अगर कॉस्ट ऑफ, ये कर लियो FMV वाला, तो 1-2 के पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। 1-2 के पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लॉजिक समझ पा रहे हो? अरे जब आप 1-2 की FMV ले लिए हो, क्या लिए हो, 1-2 की FMV, तो उसमें फेयर मार्केट वैल्यू में तो पहले जो खर्चा हुआ सब इंक्लूड हो गया ना, तो फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1-2 के पहले का नहीं मिलेगा। हाँ या ना बोलो। मजे की बात क्या है, नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कौन सी तारीख थी जब बजट आया था, अपन ने जो कैपिटल गेन की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की रेट पड़ी थी, बताओ बताओ बताओ, 23/7/2024 के बाद से ये इंडेक्सेशन मिलना बंद हो गया है। ये इंडेक्सेशन मिलना बंद हो गया है। मतलब आपके अगर क्वेश्चन में 23/7 बाद का कोई एसेट बिका है, तो सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको कुछ CII करने की आवश्यकता नहीं है, इंडेक्सेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रॉपर्टी कब बिकी है,
23/7/24 के बाद। अगर 23/7/24 के पहले भी किया है तो आप पूरा इंडेक्सेशन करोगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? आप प्रीवियस ईयर 24 पर 25 पढ़ रहे हो, कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो? 24/25, तो उसमें 23/7 पहले का भी आएगा, 23/7 बाद का भी आएगा। अगर पहले भी की तो इंडेक्सेशन होगा और बाद में भी की तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। अच्छा, भले इंडेक्सेशन नहीं होगा, भले इंडेक्सेशन नहीं होगा, पर एक दो के पहले वाले का एफएमबी वाली पूरी पंचायत का बेनिफिट आपको मिलेगा। अरे बोलो ना यार, भले इंडेक्सेशन नहीं होगा पर एक दो के पहले वाली की जो 94 थी एफएमबी और एचडीबी विच एवर इज लोअर कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हाई, ये तो करेंगे ही करेंगे, ये तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन 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 क्या सीआईआई और वो इंडेक्सेशन नहीं करेंगे अगर प्रॉपर्टी कब की है? 23/7/24 की बात की है। फ्रॉम जुलाई 23/24 indexation benefit are not available on transfer of long term capital asset regardless of the holding period। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, अरे बिल्कुल। अरे कोई बात है क्या? तुम इतना जो चलो करो करो करो। हम्म। अरे बाबा, अरे बाबा। हो गया, चलो जल्दी करो। चलें क्या? आगे बढ़े क्या? अच्छा, तो ये बात है। कुल मिला के बात ये है कि यही है कि इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 के पहले इग्नोर कर दी जाएगी। ठीक है क्या? अब क्या है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। चलो, यहां तक हो गया। अब ना मैं तुमको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा, ताकि तुम्हें याद रहे। इसीलिए मैं आपको अभी ना नीचे ले जाके वो पढ़वा दे रहा हूँ टैक्स रेट में क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। जैसे अभी हमने एक अमेंडमेंट पढ़ लिया ना कि इंडेक्सेशन का दिक्कत नहीं है, तो अभी रिलेट करके पढ़ लोगे ना तो तुम्हें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं तुमको सेकंड, बाबे आदि मेर चट्ट डोंट केयर।
2 मिनट में आपको थोड़ा आगे लेके आया हूं और मैं आपको बता रहा हूं टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन। क्या बता रहा हूं? टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन में टैक्स रेट लगता कैसा है। अभी हमने क्या पढ़ा? 23/7 के पहले, 23/7 के पहले इंडेक्सेशन मिलता था और 23/7 के बाद इंडेक्सेशन नहीं मिलता। अभी आपने देखा इंडेक्सेशन ना मिलने से कितना फर्क पड़ रहा है, आपने देखा ना। अरे यार, जो 12 लाख की चीज थी वो 26 लाख पहुंच गई कॉस्ट। क्वेश्चन किया था ना आपने, ये देखो ना, 18 लाख की चीज कितनी पहुंच गई थी? 47 लाख। कितनी पहुंच गई थी? 47 लाख। 60 लाख का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था, 60 लाख का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था। सुन रहे हो? तो 60 लाख माइनस 47 लाख 69,000 करो, कितना कैपिटल गेन आया था आपका? बताओ मुझे फटाक से। कितना आया था? 12,30,675 कुल मिला के 657। ठीक है, कुल मिला के 12,30,000 का कैपिटल गेन आया था, हाँ है ना? बोलो। अब सोचो अगर इंडेक्सेशन ना मिले इसमें तो कितना कैपिटल गेन आएगा? 60 लाख माइनस 18 लाख। 40। बाप रे, फर्क देख रहे हो? फर्क देख रहे हो? जहां पहले गेन कितना था? पहले गेन कितना था? 12,30,000। अब गेन कितना हो गया? 42 लाख। अभी यहां तक मेरे साथ रुकना। अच्छा, तो इनने थोड़ा सा एक छोटा सा लड्डू भी दिया। क्या लड्डू दिया देखना। पहले एलटीसीजी ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। पहले क्या होता था? 1,25,000। पहले 1 लाख होती थी ये फिगर, अब 1,25,000 हो गई। तो 1,25,000 ही सुनो। अगर 1,25,000 से ज्यादा का गेन है आपको, 1,25,000 से ज्यादा का गेन है, एलटीसीजी ऑन ट्रांसफर ऑफ क्या बेचने में? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सेस ऑफ 1,25,000, मतलब कुछ भी इक्विटी शेयर्स बेचने में। अगर आपको 1,25,000 से ज्यादा का गेन है तो पहले टैक्स रेट कितना लगता था? 10%। पहले कितना लगता था? 10%। कब तक? 23 जुलाई के पहले पहले। और अब वो रेट को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 12.5%। 23 जुलाई के बाद। सुन रहे हो कैपिटल गेन में कितना भयंकर फर्क आया है? पहले कितना लगता था? 10%, अब कितना लगेगा? 12.5%। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, अगर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स हैं या लिस्टेड शेयर्स हैं, 23/7 पहले के पहले हैं, 23/7 के पहले के हैं, तो कितना कैपिटल गेन लगेगा? 10%। और वरना कितना लगेगा? 12.5%। क्या बात समझ में आ रही है? आगे देखो, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। लेकिन ये कब होता है? जब एसटीटी पेड होना चाहिए। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो आपका क्या होना चाहिए? पेड होना चाहिए। ठीक है, एसटीटी आपका पेड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ या ना बोलो? बोलो। पहले भी लिमिट 1,25 थी, पहले लिमिट 1 थी, अब उसके बाद 1,25 कर दी गई, लेकिन 1,25 के लिए तारीख की लिमिटेशन नहीं लगाई गई। मतलब पहले 1 थी, 1 से कितनी हुई? 1,25, लेकिन 1,25 पूरे साल के लिए कर दी। 23/7 के पहले भी 1,25 और 23 साल के बाद भी 1,25। वरना तो क्या होना चाहिए था? 23 के पहले 1 लाख और उसके बाद 1,25। ये अच्छा किया, पूरा एक ही याद रखना है। मिनिमम फिगर कितना है? 1,25। कितना है? 1,25। समझ में आ रही है? 1,25 के ऊपर जो भी होगा आपका 1,25 तक एग्जेम्प्ट है, 1,25 तक एग्जेम्प्ट है। यानी इक्विटी शेयर्स वगैरह बेच के आप 1,25,000 तक का प्रॉफिट कमाते हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं है, और अगर उससे ज्यादा कमाते हो तो उस पर टैक्स लगता है। कितना लगता है? 23/7 के पहले तक 10% और उसके बाद 12.5%। हाँ या ना बोलो? पक्का? एलटीसी अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 112A। याद रखना सेक्शन का नाम, सेक्शन 112A है। ठीक है, अरे बोलो बच्चों। उसके बाद क्या है तुम्हारा? एलिजिबल ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल आईएफएससी। अच्छा, क्या होता है? कंडीशन क्या थी? 1,25 का बेनिफिट कब मिलेगा? 1,25 का बेनिफिट कब मिलेगा? जब एसटीटी पेड होगा। क्या पेड होगा? अरे एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब कई बार क्या होता है, सुन रहे हो? कई बार क्या होता है भाई, किसी किसी लोगों को एसटीटी है ही एग्जेम्प्ट।
हमको लगता ही नहीं है एसटीटी तो कहां से भर देंगे, तो जिनको एग्जेम्प्ट है उसको बेनिफिट दे दिया गया है। जैसे कि आईएफएससी, आईएफएससी क्या होता है, एक लोकेशन होती है, बनाई गई है कि वहां पे जितने भी इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वहां पे टैक्स बेनिफिट दिए गए, तो वहां के शेयर्स अगर वो करते हो तो उसमें एसटीटी नहीं लगता है, उसमें एसटीटी नहीं लगता है। तो एलटीटी अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी वुड बी टैक्सेबल 10 बार वेयर द कंसिडरेशन इज फॉरेन करेंसी इवन दो एसटीटी नॉट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। अरे भाई एसटीटी एग्जेम्प्ट है तो भर कहां से देंगे, जब एसटीटी नहीं भरा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा, ये बात याद रखना, अभी अच्छे समझ आए चाहे ना आए, इसको आगे पढ़ेंगे। डिडक्शन अंडर 6A, रिबेट 87A नॉट अलाउड अंडर कैपिटल गेन 112A, यानी डिडक्शन और रिबेट इस पे नहीं मिलता है, इस पे सीधे सीधे 12 12.5% टैक्स लग जाता है। बताता हूं कैसे। हमने टोटल वाला पढ़ा था, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन सब जोड़ो, आखिरी में डिडक्शन दो, ग्रॉस टोटल इनकम में टैक्स निकालो। तो जब टैक्स वो स्लैब रेट से निकाल रहे थे, किए थे ना क्वेश्चन, तो वो स्लैब रेट से टैक्स निकालने के पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन को उसमें से अलग करना पड़ेगा, कैपिटल गेन को उसमें से अलग करना पड़ेगा, और उसमें 10 और 12.5% वाला टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशल रेट वाला टैक्स है। इसमें ना तो डिडक्शन मिलेगा, इसमें ना तो डिडक्शन मिलेगा, ना 87A का रिबेट मिलेगा, ना डिडक्शन मिलेगा, ना 87A का रिबेट मिलेगा। हाँ या ना बोलो। अभी सुन के दिल ऐसा लगेगा हाय राम क्या क्या करेंगे करते समय, मत करो, जब क्वेश्चन करेंगे सब हो जाएगा, अभी सिर्फ पढ़ते जाओ। आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। ठीक है, आगे सुनो। देखो सेक्शन 111A, पहले क्या पढ़ा हमने, 112A, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 111A। अच्छा 112A क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ध्यान देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या इक्विटी शेयर्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा एक काम करोगे, 112A लिख लेना, जगह छोड़ दो भले बाद में स्पेस, लेकिन 112A हेडिंग डाल दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और बिजनेस ट्रस्ट, हेडिंग डाल लो। तुम्हारी मॉड्यूल में अमेंडेड नहीं है, उसमें ये 23 जुलाई पहले का और बात का दिया हुआ है क्या, नहीं दिया होगा, जब CII 24-25 का उन्होंने नहीं दिया, उसी समझ में आ गया। अरे बाबा रे बाबा, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, लिख लिया। आओ आगे बात करें, आगे बात करें, आगे बात करें। क्या है आगे बात करने के लिए हमारे पास, सेक्शन 111A, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये चल रहा है पेन, नहीं चल रहा है। STCG किसके लिए, 111A सुन लो पहले वर्बली किसके लिए। अगर आप इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स बेचते हो और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, 112A किसके लिए था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, 111A किसके लिए है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 15% 23 जुलाई के पहले, अरे 15% 23 जुलाई के पहले और 20% 23 जुलाई के बाद। इसमें भी वही है, एसटीटी पेड होना चाहिए। तुम्हारे में से 15% लिखा होगा, तुम्हारे में से 15% लिखा होगा मॉड्यूल में, पेज नंबर बता दो कहां है मॉड्यूल का, 303 में, तो वहां 15% दिया होगा, ठीक है क्या, 23 जुलाई के पहले, और 23 जुलाई के बाद कितना हो गया है वो, 20% हो गया है।
इसमें भी वही है, इसमें भी आगे के 2 पॉइंट्स वही है कि आईएफएससी में अगर है तो एसटीडी पेड होना कंपलसरी नहीं है, और साथ में ये लिखा हुआ है कि 6A का और रिबेट नहीं मिलता है। अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, अब मेन बात है अदर कैपिटल असेट, अदर कैपिटल गेन टैक्स। अदर कैपिटल गेन टैक्स मतलब 111A और 112A को छोड़ के, यानी कि इक्विटी शेयर्स लिस्टेड को छोड़ के बाकी सब में, ओए बाकी सब में, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। 23 जुलाई के पहले कितना था? 20%। कितना था? 20%। और अब कितना हो गया है? 12.5%। क्या है? 12.5% लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में तो सेम है, नॉर्मल स्लैब रेट। अब मतलब समझो ओवरऑल कहानी क्या हुई। ओवरऑल कहानी हुई कि इंडेक्सेशन, सुनो यहां पे, इंडेक्सेशन की पंचायत किस में आती थी? प्रॉपर्टीज में। अरे यही है ना, लंबी लंबी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है इंसान, प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन का बेनिफिट आता था। तो जब सरकार ने इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटाया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो 20% का टैक्स रेट कितना कर दिया? 12.5%। कितना कर दिया? 12.5%। सरकार ने ऐसे बोला, सरकार ने, देखना तुम, निर्मला सीतारमन का वो भी है, क्या कहते हैं इसको, स्पीच भी है बजट की। उनने पहले ऐसे बोला कि हम एक बहुत अच्छी चीज करके आए हैं कि हम कैपिटल गेन को 20% से कम करके कितना कर रहे हैं? 12.5%। जनता बड़ी खुश हुई, वाह वाह वाह, 20% से कम हो गया, कितना हो गया? 12.5%। लेकिन हम इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा रहे हैं। आप खुद सोच के देखो, क्या आम जनता इंडेक्सेशन समझती है? अरे आम जनता को पता ही नहीं इंडेक्सेशन क्या है, उनको लगा कुछ हो गया, और क्या बोल दिया गया? टैक्स रेट 20% से कम हो गया, कितना हो गया? 12.5%। तो दिखने में क्या लगा कि टैक्स रेट कितना हुआ है? 20 से 12.5, 20 से कितना हुआ है? 12.5, और साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने का बहुत बड़ा नुकसान है। अब देखो ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें आओ, जो हम कर रहे थे, कहां गया? हाँ, हमारा इंडेक्सेशन के साथ गेन कितना आ रहा था? 12,30,000। और विदाउट इंडेक्सेशन कितना आ रहा था? 42 lakhs। अब इसमें लगेगा, अगर इंडेक्सेशन मिला, अगर इंडेक्सेशन मिला तो कितना टैक्स लगेगा? 20%। कितना लगेगा? 20%। निकालो 20% टैक्स, 12,30,000 का 20%, 2.5 लाख का टैक्स लगेगा। 2.5 लाख का टैक्स लगेगा। सोच के देखो, 70 लाख की 60 लाख की प्रॉपर्टी बेची थी तो 2.5 लाख का टैक्स आ रहा था, ठीक है क्या? अब 42 लाख का 12.5%, तो टैक्स टैक्स ओवरऑल बढ़ा कि घटा? कितना बड़ा? अबे डबल हो गया। 2.5 लाख का कितना हो गया? 5 लाख। कितना आ गया? 2.5 लाख का कितना हो गया? 5 लाख। लेकिन बोलने के लिए ये था कि टैक्स रेट क्या हो गया? 20 से 12.5। अच्छा, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा विवाद हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने विरोध किया, और उसके बाद इसको रिवर्स भी किया गया। रिवर्स का अलग से कैलकुलेशन भी है, पर मुझे नहीं लगता वो तुमसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं अभी तुमको नहीं बता रहा हूं, वरना तुम गोल गोल रानी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में तो वो भी अमेंड नहीं हुआ है। हाँ या ना बोलो। अगर आया भी तो अपन उसको मैं फुल कंप्यूटेशन के साथ आपको बता दूंगा जब हम फुल कंप्यूटेशन करने जाएंगे, वरना अभी तो करने का कोई सेंस नहीं है। कितनों को समझ में आई बात? तो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, मैं पूरा समझा रहा हूं एक बार, इंपॉर्टेंट है बहुत। पहले कौन सेक्शन है? 112A, फिर क्या है? 111A, फिर क्या है? 112A में कितना लगता है? 1.25 के बाद, 1.25 के बाद, मतलब 1.25 तक एग्जेम्प्ट है, 1.25 तक एग्जेम्प्ट है। उसके बाद 23/7/24 के पहले 10% और 23/7/24 के बाद 12.5%। अच्छा, 112A किस पे लगता है? LTCG ऑन लिस्टेड शेयर्स इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वो हेडिंग तुमने डाली हुई है। 111A किस में लगता है? STCG। किस में लगता है? STCG। STCG ऑन वही इक्विटी शेयर्स वगैरह लिस्टेड वगैरह। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें भी कितना लगता है बताओ? 15% और 20%, 15% और 20%। अदर देन 112A ट्रिपल वाले, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह बाकी सारे इक्विटी शेयर वाली चीजों को छोड़ के, इक्विटी शेयर वाली चीजों को छोड़ के। LTCG में कितना है? पहले था 20 और बाद में है
12.5 और एसटीसीजी में सेम है, स्लैब रेट कोई फर्क नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि इसके नोट्स आप लोग बहुत इंपॉर्टेंटली, एक सेकेंड ना, एसटीसीजी ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट ऑफ ट्रस्ट शैल बी टैक्सेबल। यहां लिस्टेड नहीं लिखा है, ध्यान देना। हाँ, एलटीसीजी ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटीज और इक्विटी यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सेस ऑफ, कुछ नहीं, सेम है। देख लो, एलटीसीजी ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सेस, ये पूरा नोट कर लो एज इट इज। मैं तो बोलूंगा यहां तक नोट कर लो, शॉर्ट नोट बना लो बेटा, 112 के 111 के, वरना बाद में जाके कंफ्यूज हो गए घर पे। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये।
हो गया। 111A 112A हो गया यहाँ पे आपका। चलो एक काम कर रहा हूँ, अभी मैं इतना ही करा रहा हूँ, ठीक है क्या? अब आपकी साक्षी मैम की क्लास रहेगी, ठीक है, ऑनलाइन। फिर उसके बाद मेरी फिर से रहेगी। क्या बात सर में आ रही है? ठीक है क्या? अरे नहीं, साथ में नहीं हो पाता इसलिए